Hello and welcome to Study IQ. This is Divyanshi, and in today's interview session, I'm joined by Avinash Yadav, who has secured rank 24 in UPPCS 2019. बहुत बहुत बधाई अविनाश जी आपको इस बेहतरीन रैंक के साथ इस प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए. Thank you very much. Avinash ji, you are currently working as assistant engineer at Irrigation and Water Resource Department, Government of Uttar Pradesh. क्या मोटिवेशन था सर आपका टू स्विच फ्रॉम दिस जॉब टू कम फॉर सिविल सर्विसेज, क्योंकि ये अपने आप में इरिगेशन में इंजीनियर इज एक्सट्रीमली प्रेस्टिजियस जॉब. इसके पीछे मोटिवेशन मैं आपको बताना चाहूंगा. मेरे फादर प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में ही हैं, पीसीएस में ही वर्क कर रहे हैं. तो मेरे घर में स्टार्टिंग से माहौल ही ऐसा था कि सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करना है. और ये जर्नी तब स्टार्ट हुई थी जब मैं 9th क्लास में था और मैंने फर्स्ट टाइम श्री अंकुर गर्ग सर को टॉप करते हुए देखा था. ही गॉट रैंक फर्स्ट इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट. तो मुझे भी लगा था कि कुछ मैं भी आफ्टर बीटेक मैं भी ट्राई करूंगा. पर कुछ उसके बाद बीटेक के बाद कुछ चेंज ऐसे हो गए, चेंजेस ऐसे होते गए कि जॉब करनी है. फिर उसके बाद सारे मेरे फ्रेंड्स जॉब कर रहे थे तो मैं भी थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, जॉब करने चला गया. उसके बाद लाइफ जब जॉब करने लगते हो आप तो फिर इधर उधर घूमना, ये सब चीजें उसमें बहुत सारे टाइम मेरा चला गया. एंड आफ्टर दैट आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन. तो ये सब चीजें जब चलती गई मेरी लाइफ में, पर मेरा मेन एम तो यही था कि मुझे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है. बट आई वाज नॉट गेटिंग टाइम. जब मुझे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज मेरा क्लियर हुआ और 2019 में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, तो आई थॉट आई एम गेटिंग चांस टू फुलफिल माय ड्रीम. और उसके बाद जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, पब्लिक डीलिंग में करना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि यहाँ पे लोगों के लिए करने के लिए बहुत कुछ है. अगर हमारे पास अथॉरिटी हो, पावर्स हो, तो हम लोगों के लिए डायरेक्टली बहुत कुछ सोशल चेंजेस ला सकते हैं. तो ये चीज मेरा ड्रीम भी था. साथ में जब मैं स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में जॉब करने लगा तो मुझे लगा कि मैं और बेटर सर्विसेज में जाऊंगा तो लोगों के लिए डायरेक्टली बहुत अच्छा कर सकता हूँ. तो ये चीज मुझे मोटिवेट की. इट्स वंडरफुल टू नो सर कि आपने जो सपना क्लास 9 में देखा आपने वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दिखाया. जी, थैंक यू. सर थोड़ा सा आपके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका रहा है. हमें ये तो पता है कि आप इंजीनियर हैं, बट कहाँ से आपने पढ़ाई की? हाँ, तो मेरी स्कूलिंग मतलब प्राइमरी स्कूल जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के, 5th एंड 8वीं तक मैंने वहां से की है. मैंने फर्स्ट टाइम ABCD 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. तो ये रियली मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था कि फर्स्ट टाइम ABCD हम लोग इतना लेट पढ़ रहे हैं. आज के बच्चे तो LKG में ही पढ़ने लगते हैं. फिर वहां से मैंने 9th से मेरी जो रियल जर्नी स्टार्ट हुई, जब मैं वाराणसी आया अपने, मेरे फादर की पोस्टिंग हुई, तो मेरी रियल जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई. लोगों के मुझे एक्सपोजर मिला इस गवर्नमेंट क्वींस इंटर कॉलेज में, मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में और बाकी सर्विस इंजीनियरिंग के बारे में, बाकी सब चीज़ों के बारे में मुझे पता होना स्टार्ट हुआ. तो ये 9th-12th तक मैंने क्वींस कॉलेज से किया. उसके बाद इंजीनियरिंग मैंने मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर से किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2012 में, और मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूँ बैच का. और उसके बाद मैंने 6 साल PSU में जॉब किया है और उसके साथ मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी प्रिपरेशन कर रहा था. तो ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है टिप में. कई सारे मिथ होते हैं जब कोई अपना करियर सिविल सर्विसेज में ऑप्ट करने के लिए सोचता है कि यू मस्ट पोजेस सम क्वालिटीज. ये मिथ ही हो सकता है, बट मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ कि हाउ वन शुड असेस देमसेल्व्स बिफोर ऑप्टिंग सिविल सर्विसेज एज अ करियर. सिविल सर्विसेज अगर आप में लोगों के लिए करने के लिए कुछ एक बोलते हैं मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो आप एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका मैटर नहीं करता. आप सिंपल, जैसे UPSC या UPPSC ने सिंपल सा डिसाइड किया हुआ कि आपको बस ग्रेजुएट होना चाहिए. तो आप ग्रेजुएट हैं, आप में लोगों के लिए करने के लिए चाह है और आप सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं, तो यू शुड गो फॉर सिविल सर्विसेज. तो ये चीज आप में मोटिवेशन होना चाहिए. और मिथ है जैसे कि अच्छे परसेंटेज या बहुत बड़े स्कॉलर्स रहेंगे तो वही ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. आपने 2018 में सुना होगा, एक सर 5th रैंक लाए थे. उन्होंने, उनके परसेंटेज 60 एंड 65 के बीच में ही थे, इवन इंजीनियरिंग में भी, पर उन्होंने 5वीं रैंक प्राप्त की थी. तो ये ऑलरेडी इस मिथ को तोड़ता है. सर आप ऑलरेडी यू वर वर्किंग एट इरिगेशन डिपार्टमेंट
और तभी आपने तैयारी भी शुरू की। तो किस तरीके से आपने मैनेज किया जॉब के साथ इस प्रिपरेशन को, क्योंकि हमें पता है ये कितनी कम्बरसम प्रोसेस है, ये एग्जाम की प्रिपरेशन ही बहुत लंबी है। ऑब्वियसली ये मैं आपको दिव्यांशी बताना चाहूंगा। मैंने जैसे आपको बोला, मैंने 9th स्टैंडर्ड में ये ड्रीम देखा था कि मुझे भी श्री अंकुर गर्ग सर की तरह बनना है। वन डे आई विल हैव टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो मैं जब भी मेरे सेमेस्टर एंड होते थे या फिर स्कूल टाइम में समर ब्रेक होते थे, तो मैं उस टाइम पे जनरल स्टडीज ही पढ़ता था। मेरा इंटरेस्ट था उन सब्जेक्ट्स में। तो कॉलेज के टाइम में भी जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो सेमेस्टर ब्रेक में मैं जनरल स्टडीज की बुक ही पढ़ता था। और फिर उसके बाद जब मैंने जॉब स्टार्ट किया, तो मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ डाइवर्ट हो गया, क्योंकि जॉब के साथ मुझे लगता था सिविल सर्विसेज करना, मेरी पीएसयू की जो जॉब थी वहाँ पे 12 आवर्स की जॉब होती है, तो मुझे लगता था कि उसमें तो मैं सिविल सर्विसेज के लिए नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैंने जो ईजी ऑप्शन था मेरे लिए, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का गोल्ड मेडलिस्ट था, तो मुझे लगा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज मैं ईजिली कर लूंगा। तो मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की। और इंजीनियरिंग सर्विसेज में जनरल स्टडीज का पोर्शन था, तो मैं जो रेफरेंस बुक होती हैं वो मैंने तभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत एंड हिस्ट्री की राजीव वहीर की, ये सारी बुक्स में पढ़ता रहता था, तो मेरा बेस बहुत स्ट्रांग हो गया था। और जब मैंने जब यहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन किया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, तो ये अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक था। तो मैंने डिसाइड किया कि इस बार दिसंबर में एग्जाम है, 1.5 महीने है मेरे पास, मेरा बेस तो ठीक है, अब मुझे बस क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। 1.5 महीने मैंने जो नई इरिगेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन करने से पहले और वो पुरानी वाली जॉब रिजाइन करने के बीच में 1.5 महीने का गैप था, 1.5-2 महीने का आई थिंक। उस पीरियड में मैंने डिसाइड किया कि इसमें मुझे प्रीलिम्स किसी तरह निकालना है। आई आई यू विल बी शॉक्ड दैट आई वाज ऑन द बॉर्डर। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं प्रीलिम्स भी इस बार क्लियर नहीं कर पाऊंगा, बट किसी तरह मैनेज करके मैंने प्रीलिम्स मेरा क्लियर हुआ था। आपने सर मेंशन किया कि पुरानी जॉब से नई जॉब के बीच में जो ट्रांजिशन था उसमें आपका प्रीलिम्स था, और उस 1.5 महीने में आपने अपने आप को प्रिपेयर किया प्रीलिम्स के लिए। सर हम आपने जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने अप्रोच किया, क्योंकि कई बार होता है बेस क्लियर रहता है लेकिन अपने आप को कोई इतना मजबूत नहीं कर पाता है कि इस एग्जामिनेशन में बैठे और 1.5 महीने की तैयारी में बस दे दें। तो हम आपसे ये मूल मंत्र जानना चाहते हैं आपका। मूल मंत्र तो इसका कुछ नहीं है। मैंने जैसा आपको बताया कि मेरा जनरल स्टडीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से ही, तो बेसिक बुक मैंने मैक्सिमम कवर कर रखी थी। और मैं ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई के टच में नहीं था, हमेशा मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंटरव्यू भी दिए थे, मैंने दिया है बहुत। तो मुझे हमेशा जनरल स्टडीज के मैं टच में रहा हूँ, करंट अफेयर्स का टच में रहा हूँ, तो मेरा बेसिक जो था बहुत स्ट्रांग था। और मुझे कहीं ना कहीं फील होता था कि अगर मैं डेडिकेटेड होके सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करूँ तो मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरा बचपन का ड्रीम था। और मेरा जब आप किसी चीज के बारे में सही पहले से ही एकदम अवेयर हैं और उसके लिए लगे रहते हैं, तो वो चीज आपको इजी लगने लगती है। तो प्रीलिम्स के लिए 1.5 महीने मैं तो बोलूंगा बहुत कम है। इतना मैं लकी था कि मेरा निकल गया है। मैं भी श्योर नहीं था, क्योंकि मैं बॉर्डर में जब मैंने आंसर की आई थी मिलाया था, तो मैं भी लग रहा था मैं बॉर्डर पे हूँ, पता नहीं प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा। मैं भी डाउट में था, क्योंकि 1.5 महीने में होता नहीं है। मैं 1.5 महीने के लिए मैंने बस इतना बेसिक्स मेरे क्लियर थे। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया था। और मैं उस टाइम पे मेरे पास ट्रांजिशन पीरियड था, नई पुरानी जॉब से नई जॉब स्विच करने में, तो मेरे पास पूरा का दिन रहता था। तो मैं 12 to 14 आवर्स डेली करता था कि किसी तरह मुझे प्रीलिम्स इस बार क्लियर करना है। तो ये मेरा स्ट्रेटजी रहता था कि मैक्सिमम टाइम पढ़ाई पे दें एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। सर अगर हम एक पर्सपेक्टिव एस्पेक्ट से देखें तो शायद ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस डिसीजन था आपका प्रीलिम्स देने का, राइट? जी हाँ हाँ। हम कहते हैं हमने कई बार लोगों को कहते हुए सुना है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ होनी चाहिए। आप इस विषय पे अपना एग्जाम्पल लेकर किस तरीके से आपने एक साथ तैयारी की, क्योंकि हमें पता है प्रीलिम्स तो बहुत ही स्पॉन्टेनियसली आपने दिया। ये बात तो सही है। जैसे जो मैंने भी सीनियर से जब प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी, तो मैंने बहुत लोगों से गाइडेंस मैंने भी ली, तो उन्होंने बोला कि 19 का तो आपका बहुत चांसेस कम है कि आप 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले स्टार्ट कर रहे हो, तो मुश्किल है। बट लोग बहुत 1 साल प्रिपेयर करते हैं, पहले प्रीलिम्स एंड मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद वो एग्जाम देने के लिए जाते हैं। तो मैंने बस एक अपना लक ट्राई किया था कि मैं बेसिक्स मेरे स्ट्रांग हैं, प्रीलिम्स में देता हूँ, अगर निकल जाएगा तो मेंस मेरी राइटिंग प्रेजेंटेशन और राइटिंग स्किल मेरी अच्छी है। और
ये मेरे लिए बहुत फायदा था। मुझे बस ये डर था कि प्रीलिम्स मेरा निकल जाएगा तो मेंस में मैं बेटर कर लूंगा, क्योंकि मेरी राइटिंग स्किल बहुत पहले से मतलब गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, 10th और 12th में भी टॉप किया मैंने। तो मुझे लगता था कि राइटिंग स्किल, मेरा प्रेजेंटेशन, ये कंटेंट, ये सब मैं एडजस्ट कर लूंगा, बस प्रीलिम्स किसी तरह निकल जाए। अविनाश जी, मुझे लगता है कि जो आपका एग्जाम्पल है, जो आपकी जर्नी है, वो बहुत ही एक्सप्लिसिटली हम सभी को बताती है कि अगर हमें खुद पे विश्वास हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इवन 1.5 महीने में हम बहुत अच्छे से प्रीलिम्स भी निकाल सकते हैं अगर खुद पे विश्वास है तो। बिल्कुल। सर, ये तो प्रीलिम्स की बात हो गई। आपने मेंस की तैयारी कैसे की है? ऑल्दो हमें पता है कि आपका बेसिक एकदम ही क्लियर था, बट स्टिल ये बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, मेंस डिसाइडिंग फैक्टर होता है, तो हर पेपर को किस तरीके से आपने तैयारी की और आपने सेल्फ स्टडी थ्रू आउट किया, तो बिल्कुल। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा जानना कि विदाउट एनी गाइडेंस सेल्फ बिलीफ के साथ मेंस की तैयारी कैसे कर सकते हैं। ओके, मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा कोविड। मैं जानता हूँ पूरी दुनिया के लिए, सबके लिए परेशानी बहुत ज्यादा क्रिएट किया था इसने, बट मेरे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी लेके आया था। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी इन आपदा को अवसर में एडवर्सिटी। बदले, हाँ, आपने वो आपदा पहले को अवसर में बोल, वो मेरे लिए बहुत अच्छा था कि कोविड पीरियड में सब कुछ बंद था। तो अगर यही मेंस पहले जो 2019 का जो प्रेसियस का मेंस था, 20 अप्रैल को आई थिंक शेड्यूल था, अगर उस दिन होता तो मैं आपके सामने ये इंटरव्यू दे नहीं रहा होता, शायद मेरा नहीं होता। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इतना कम टाइम था। पर कोविड के लॉकडाउन की वजह से मुझे बहुत टाइम मिला, एक कोने में घर के मैं पड़ा रहता था, और 2-3 महीने मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की, सारे पेपर वाइज मैंने स्टडी की, और उसकी वजह से मैं मेंस क्लियर कर पाया। अब मैं आपको पेपर वाइज स्ट्रेटजी बताता हूँ। इसमें जैसे 4 पेपर होते हैं जीएस के, जीएस 1, 2, 3 एंड 4। जीएस 1 के लिए हिस्ट्री वाला, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड सोसाइटी वाला पोर्शन होते हैं। तो हिस्ट्री मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी था इस सब्जेक्ट में, मैं पढ़ता था स्टार्टिंग से ही। तो हिस्ट्री के लिए उतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। प्रीवियस यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस को मैंने बार बार प्रैक्टिस किया, और जो करंट में न्यूज में था उससे रिलेट किया कि ये क्वेश्चंस जैसे आ सकते हैं। जैसे प्रयागराज वाला था, नाम चेंज हुआ था प्रयागराज का, तो वो क्वेश्चन हमारे मेंस में आया था। तो ऐसे करंट अफेयर से रिलेट करने से बहुत सारे पेपर्स को आप टैकल कर सकते हैं। तो ये मैंने बुक लिस्ट अभी शेयर भी कर रखी है लोगों को, तो यहाँ पे आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो जीएस पेपर 1 के लिए मैंने बहुत, और ऊपर से मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने बहुत चूजी हो गया था। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही बेस मानता था। यूपीएससी के मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 टू 15 इयर्स के कलेक्ट कर रखे थे, उन्हीं को बार-बार प्रैक्टिस करता था, और उससे मैं एक आइडिया लेने की कोशिश करता था कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चंस, या यूपीपीएससी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। तो पेपर 1 के लिए तो मैंने वही रहा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी मैंने एनसीईआरटी के 11th-12th की थी, और जो मैं बुक स्टार्टिंग से पढ़ता आ रहा था पेरियर की, इवन मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज से जो मैंने बुक्स पढ़ी थी वही फॉलो की है, कोई नई बुक मैंने ऐड नहीं की है। कुछ टॉपिक जो मुझे लगे थे कि इसमें सिविल सर्विसेज में नए ऐड हो रहे हैं, उनके लिए मुझे थोड़ा रेफर करना पड़ा था। रही पेपर 2 की बात, पेपर 2 पूरी तरह से लक्ष्मीकांत, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स और जो पॉलिसीज होते हैं, आप गूगल करके, या विजन मैगजीन, आईएएस मैगजीन जो आती है मंथली, उससे आप अपडेट कर सकते हैं। पेपर 2 का ये स्ट्रेटजी था। तो पेपर 3 सबसे बहुत ज्यादा डायनेमिक पेपर है इस चारों पेपर में जीएस के। उसके लिए सबसे पहले इकोनॉमी पोर्शन के लिए आपको, मैंने संजीव वर्मा रेफर की थी, संजीव वर्मा की बुक बहुत अच्छी है। और स्टैटिक पोर्शन के लिए श्री राम आईएएस के जो बुक आती है उसको पढ़ा था। इसके अलावा इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस बहुत अच्छी है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। साइंस स्टेक के लिए विजन आईएएस का आप मंथली मैगजीन कवर कर सकते हैं हर मंथ का, वो उसमें सब चीजें कवर हो जाती है। और एग्रीकल्चर पोर्शन के लिए आप इंटरनेट का यूज करके नोट्स बना लीजिए कि इसमें इस टॉपिक के लिए जो जो एक कंसाइज नोट बना लेंगे तो आपके लिए बहुत काम आएगा। और सबसे अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका 4th पेपर, किसी को पता नहीं रहता, किसी के 140 उठ जाते हैं, किसी के 40 उठते हैं, तो इसका किसी को आइडिया नहीं होता कि कितने मार्क्स आ जाएंगे। तो इस पेपर का सबसे ज्यादा अच्छा, इस पेपर को करने का सबसे इजी तरीका यही है कि आप जो चीजें हम लोग सुनते हैं अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे मॉरलिटी, इथिक्स एंड कंपेशन, इससे रिलेटेड हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल्स अपने जो आंसर है उसमें डालें। जैसे एक क्वेश्चन आया था लीडरशिप से रिलेटेड था, तो उसमें मैंने अजीत देवाल सर को कोट किया था कि आर्टिकल 370 जब
JNK से हटाया गया था, उसके बाद वो लोगों से डायरेक्टली जाके इंटरेक्ट कर रहे थे। तो ऐसे आप रियल लाइफ एग्जांपल्स या जो करंट न्यूज़ में है, आपको लगे कि रियली वहाँ पे एथिक्स से रिलेटेड, मॉरलिटी से रिलेटेड, कंपैशन, इन सब जहाँ पे जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स होते हैं लोगों के, उससे रिलेटेड कुछ रियल लाइफ एग्जांपल है, तो उसे आप अपने आंसर्स में कोट करिए। ये चारों पेपर की मेरी स्ट्रेटजी थी। उसमें आप 4th पेपर में एक चीज़ कर सकते हैं, जो जो टर्म्स उसमें यूज़्ड हैं, उसको आप गूगल करके उसको अपने वर्ड्स में अपने आंसर लिख सकते हैं, उसको अपने वर्ड्स में लिख लीजिए और उसको आंसर्स में यूज़ किया करिए। नोट मेकिंग एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट हो जाता है इस प्रिपरेशन में। तो सर, आपने पूरे प्रिपरेशन के दौरान सेल्फ स्टडी कर रखी है, तो किस तरीके से नोट्स आपने बनाए, चूंकि आपके पास टाइम की भी कमी थी, कैसे ये पूरा प्रोसेस हुआ सर? ओके, जैसे नोट्स मेकिंग के लिए मैंने एक डायरी बना रखी थी। उसमें मैंने चारों पेपर का डिवाइड कर रखा था, जीएस के 1, 2 एंड 3, 4। तो उससे रिलेटेड मुझे जो लगता था कि ये वाले फ्लो चार्ट के ये डायग्राम में यूज करूंगा आंसर्स में, उनको मैं लिख लेता था। और जब भी मुझे टाइम मिलता था ऑफिस आवर में या फिर जब भी मुझे छुट्टी मिलती थी, तो मैं उन्हीं को देखता था कि क्योंकि बेसिक्स जो लैंग्वेज होती है वो तो मुझे पता थी कि वो तो ये लिखना है, इस आंसर में ये चीजें हैं, पर उसमें कौन सा डायग्राम, कौन सा फ्लो चार्ट यूज करना है, वो आपको पहले से बना के रखना पड़ेगा। तो ये नोट मेकिंग का आप अपने बहुत क्रूशियल पार्ट रखिए कि ये सब चीजें आप पहले से नोट करके रखिए। सर, हमने आपकी ओके। स्ट्रैटेजी के बारे में तो जाना, बट किस तरीके से आपने टाइम मैनेजमेंट किया अपने जॉब के साथ साथ? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि जॉब के साथ, वो भी इतनी प्रेस्टिजियस जॉब के साथ, एक अलग प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन की तैयारी। हमने ये सुन रखा है कि काफी घंटे डिवोट करने पड़ते हैं, बट आपने कैसे किया? हाँ, मुझे ये बात तो है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि इतना ब्रॉड सिलेबस है और आपको टाइम नहीं देंगे तो कवर नहीं होगा। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं वर्किंग था, तो मेरे को 5 या 6 घंटे डेली मिलते थे। तो मैंने अपने आप को बहुत लिमिटेड रखा कि किसी सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक पे मुझे पीएचडी नहीं करनी है। उतना ही जानना है जितना मैं एग्जामिनेशन हॉल में लिख सकूँ और एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकूँ। तो मैं बहुत चूज़ी था कि हर टॉपिक के बारे में मैं उतना ही पढ़ता था कि जितना मुझे याद रहे, और जितना मैं वहाँ पे जैसे कुछ फैक्ट्स, डेटा या जो एक आंसर को इनरिच करते हैं, वही चीज़ें मैं पढ़ता था। तो ये मैं 6 घंटे मुझे डेली मिलते थे, शाम को 4 घंटे एंड मॉर्निंग में 2 घंटे मैं पढ़ता था। तो इवनिंग में पढ़ने का काम करता था और मॉर्निंग में उन सब चीज़ों को रिवाइज़ करने का काम करता था। तो ये मेरा डेली का रूटीन रहता था जॉब के साथ। सर, आपने बहुत ही बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट बताया हर उस कैंडिडेट के लिए जो शायद जॉब कर रहे और जो जॉब नहीं भी कर रहे, कि अपना टाइम किस तरीके से वाइजली यूटिलाइज करना चाहिए। स्मार्ट स्ट्रैटेजी की बात करें, जैसे आपने भी अभी मेंशन किया कि यू वर वेरी चूजी व्हाइल यू वर प्रिपेयरिंग, तो किस तरीके से अपनी नॉलेज जो हमें इतनी मिल रही है उसको लिमिट कर सके? नॉलेज को लिमिट करने के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा, पर ये है कि आप जानिए कि हमें एग्ज़ाम निकालना है। हमें किसी भी टॉपिक पे पीएचडी नहीं करनी। हमें पीएचडी करने हैं तो आप हायर स्टडीज़ में जा सकते हैं। यहाँ पे हमें एग्ज़ाम निकालने की बात है। तो उतनी हमें चीज़ें याद रखनी है जो हमें एग्ज़ामिनेशन हॉल में याद रहें और जितना हम लोग लिख सकें। तो हमें जो अभी एस्पिरेंट जितने भी होते हैं, वो यही बोलते हैं कि एक टॉपिक पे 10 बुक पढ़ लिए, ऐसा नहीं करिए। आपके पास जो बुक है उन्हीं पे रिलाई करिए, क्योंकि उतना भी आपको अगर याद रहे तो कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं। ये बात मुझे शायद स्टार्टिंग में ही मेंशन करनी चाहिए, बट अभी मैं मेंशन कर रही हूँ कि सिलेबस एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है इस प्रिपरेशन में। सिलेबस ही पता चलता है कि किस तरीके से क्या टॉपिक्स, किस तरीके रिलीजियसली कितना पढ़ना है। What is the correct way of apprehending the syllabus? हम सुनते तो बहुत है सिलेबस के ये टॉपिक्स पढ़ना है, जब भी पढ़े तो सिलेबस को ध्यान में रखें, बट द करेक्ट वे ऑफ एप्रीहेंडिंग द सिलेबस? सिलेबस यूपीएससी का या यूपीपीएससी का जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए, मान लीजिए आपके लिए बाइबल है, गीता है, जो भी आप बोले वही है, उससे बाहर आपको कुछ जाना नहीं होता है। तो आपको हर सिलेबस के एक-एक टॉपिक पे आप क्या करिए कि अपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाइए कि आपको हर टॉपिक के बारे में, जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, या जो भी टॉपिक है आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जैसे क्रिप्टो करेंसी हुआ, या फिर जो भी टॉपिक हो, उसके अपने अपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाएँ कि आपको हर टॉपिक के बारे में, हर वर्ड के बारे में कुछ न कुछ आइडिया रहे। मान लो आपको आंसर्स, क्योंकि आप मेंस एग्ज़ाम जब लिखने जाओगे
तो आपको 20 क्वेश्चन, जीएस के 20 क्वेश्चन होते हैं और आपको सारे क्वेश्चन नहीं आते, आपको 13-14 ही आते, बाकी 6-7 जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको अपने नॉलेज या जो भी आपका जो आपने पढ़ा है इतने दिनों तक, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आंसर लिखने होते हैं। तो आप सिलेबस को अगर एक-एक टॉपिक को आपने पढ़ा है या फिर कुछ नोट्स बनाए हैं, तो आपको उन आंसर्स को लिखने में हेल्प मिलेगी जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे, जिनके बारे में आप तो एक पॉइंट भी, एक वर्ड का भी आपका आइडिया है तो आप आंसर लिख सकते हैं उसपे। तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एक-एक टॉपिक, एक-एक लाइन को ध्यान से पढ़ना चाहिए उसका। बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं सिलेबस को अच्छे से अप्रीहेंड कर लीजिए और कोई भी क्वेश्चन सिलेबस के बाहर नहीं जाता, और स्मार्टली सिलेबस को परसीव करिए। सर, क्या इस एग्जामिनेशन में हम कई सालों से देख रहे इंजीनियर्स आर गेटिंग इनटू दिस एग्जामिनेशन विद डेफिनेटली ग्रेट रैंक्स, क्या जो टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको एक एज है? कह सकते हैं थोड़ा सा एज है, पर हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होने से ये होता है कि आप स्मार्ट स्टडीज करते हैं। जैसे हम लोगों के, आप भी इंजीनियर हो, आप जानते हो कि हमें हर सेमेस्टर में करीब 6 सब्जेक्ट करने होते हैं, तो टोटल आप 4 साल में अब जो लो 48 सब्जेक्ट, तो इतना हैंडल करना, मतलब यू शुड हैव टू गो फॉर स्मार्ट स्टडी। तो यही स्मार्ट स्टडीज हम लोग प्रिपरेशन में भी यूज करते हैं। जैसे मैं अपने केस में बोलूं तो मैं बहुत ज्यादा बुक जैसे कोई भी बुक उठाता था मैं, तो सारे पूरे पेज वाइज पेज मुझे पढ़ने की हैबिट नहीं है, तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन देखता था और देखता था कि किस पैराग्राफ से या किस लाइन से क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं उन्हीं पे सीधे फोकस हो जाता था। तो ये सब चीजें आप थोड़ा सा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को रहती है, क्योंकि सेमेस्टर के कैसे प्रिपरेशन करते हैं सभी जानते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से इंजीनियर्स प्रिपेयर फॉर द सेमेस्टर एग्जामिनेशन, शायद वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी अंदर ब्लड में आ जाती है, और फिर जब आप आगे चलते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए वो शायद काम कर जाती है। बट फॉर एनी अदर एस्पिरेंट हु डू नॉट बिलोंग टू टेक्निकल फील्ड, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हर कोई कर सकता है इस एग्जामिनेशन को। बैकग्राउंड डजंट मैटर, बैकग्राउंड डजंट मैटर, आपको हार्डवर्क करोगे तो आपको, क्योंकि इसमें ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग की हो तभी आप सेलेक्ट हो गए, हार्डवर्क ही आपको सफलता दिलाता है। सर, आंसर राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो एक एस्पिरेंट को कब आइडियली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए? क्योंकि हम सुनते हैं फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन यू शुड स्टार्ट आंसर राइटिंग। इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग ये बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। आजकल तो बहुत कंपटीशन हो गया है, तो आपको पहले से अवेयर होना चाहिए कि आपकी वीकनेस कहाँ है और किस पे आपको वर्कआउट करना है, तो ये सब आपको पता है टेस्ट सीरीज से ही चलता है। और दूसरा, जो प्रीलिम्स के लिए मैं अपनी बात करूं तो प्रीलिम्स के लिए मैंने, टाइम कम था तो मैंने एक टेस्ट सीरीज तो ली थी, पर मैं उसमें जब टेस्ट में अपियर होता था तो मेरे 50 नंबर ही आते थे, तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाता था कि मेरा तो नहीं होगा लग रहा है। तो फिर मैंने 1-2 टेस्ट दिए, फिर उसके बाद मैंने रख दिया कि मैं दूंगा ही नहीं, अब रियल एग्जाम में ही जो करना है परफॉर्म करूंगा। तो वो टेस्ट सीरीज का, पर मैं जो अभी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि उससे आपको अपनी वीकनेस पता चलती है, आपको कहाँ पे काम करना है उस पे आपको पता चल जाता है। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, प्रीलिम्स के लिए आप 3 महीने एटलीस्ट 2.5-3 महीने जरूर दें, क्योंकि 1.5 महीने में नहीं हो सकता। मेरे साथ जो हुआ है वो तो मैजिक ही था, पर आप सभी लोगों के लिए 2.5-3 महीने जरूर दीजिए प्रीलिम्स के लिए। और दूसरा है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका आंसर राइटिंग। जैसे ही आप प्रीलिम्स एग्जाम दे लें, आप चेक कर लें कि आप मतलब नहीं हो रहे हैं कोई मतलब नहीं है। अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको फ्यूचर में भी काम आएगा उसमें। तो जैसे ही आप प्रीलिम्स का एग्जाम ओवर हो, आप आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उसको बिना आपको उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आंसर राइटिंग करने से ये होता है कि आपको पता होता है कि किस वाले क्वेश्चन में किस टाइप के मैं वर्ड्स यूज करूंगा या डायग्राम या फ्लो चार्ट यूज करूंगा, तो मेरा आंसर दूसरों से डिफरेंट दिखेगा। और आपको मार्क्स तभी मिलते हैं जब आपका आंसर दूसरों से डिफरेंट दिखेगा। तो वो कंटिन्यूअस, मैं जब आंसर राइटिंग करता था तो मैंने जनवरी या फेब जनवरी से स्टार्ट किया था, तो मैं विदाउट गैप मैंने मेंस से एक दिन पहले तक डेली आंसर राइटिंग की है। मतलब एक दिन भी, इवन मुझे फीवर भी होता था तब भी मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि नहीं आज रहने दो, आज मत पढ़ो,
फिर भी मैं आंसर बिना लिखे सोता नहीं था। तो ये मैंने मतलब कंटिन्यूअसली मैंने पता था कि इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आंसर राइटिंग तो करना ही है मुझे। तो आंसर राइटिंग आपको ज़रूर करना चाहिए और एग्ज़ाम के लास्ट डे तक करना चाहिए। सर, जो एस्पिरेंट्स हैं जो पहली बार इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं, उनको अपनी आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है? आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, आपने 2 जॉब्स कर रखी थी, बट जो पहली बार अपीयर होते हैं इंटरव्यू में, अपने आप को, अपने माइंड को किस तरीके से ट्रेन करना रहता है? हाँ, इंटरव्यू के लिए जैसे मेरे केस में तो था कि मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज़ का भी मैंने इंटरव्यू दिया हुआ था, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज़ और बाकी इंटरव्यू पीएसयूज़ के भी इंटरव्यू दिए हुए थे। तो मैंने कोई मॉक इंटरव्यू या कुछ भी जॉइन करने के लिए कभी सोचा नहीं मेरे और ऊपर से मेरे पास जॉब कर रहा था तो टाइम भी नहीं था कि मैं इन सब के लिए जा सकूँ। तो पर जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए मतलब उनको बहुत सारे डर होते हैं कि कैसे वहाँ पे अपने आप को प्रेज़ेंट करना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, क्या वर्ड्स हमें यूज़ करने हैं, झूठ कुछ लोग होते हैं कि मतलब अब चीज़ें हाइड करने के चक्कर में एक झूठ बोलते हैं, उसको हाइड करने के चक्कर में बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप मॉक इंटरव्यू देते हो तो आपको धीरे-धीरे पता चलती है। तो जो फ्रेशर्स हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उनके लिए तो मॉक इंटरव्यू मैं बोलूँगा कि ज़रूर करें। इससे एक आपको आइडिया लग जाता है कि रियल इंटरव्यू तो डिफरेंट होता ही है, जो आप मॉक करते हैं उससे, बट एक आपको आइडिया लग जाता है कि कैसे वहाँ पे हमें प्रेज़ेंट करना है आपके आप को। मॉक इंटरव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पीपल, और अगर फर्स्ट टाइम नहीं भी दे रहे तो भी इफ यू वांट यू कैन टेक दिस मॉक इंटरव्यूज, आपको अपने आप को एनालाइज करने में हेल्प हो जाती है, क्योंकि इतना बिल्कुल, इंटरव्यू बिल्कुल। स्टेज तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है, एंड यू कांट टेक चांस. सर, हाउ डू यू foresee yourself as a future administrator? अ, जस्ट जो मैंने 9th में ड्रीम देखा था कि लोगों के लिए मुझे कुछ करना है। मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा आपको कि जब मैं गाँव में था अपनी स्कूलिंग टाइम में तो मेरे रिलेटिव थे उनकी डॉटर की डेथ हुई थी बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। तो ये चीज़ मुझे बहुत हर्ट की थी कि हमारे देश इतना आगे बढ़ रहा है बट एक गाँव में मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पा रही हैं। तो मैंने एक चीज़ मुझे हमेशा चुभती थी कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे लोगों को उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, वो ज़रूर मिले। तो मैं चाहूँगा कि आगे फ्यूचर में अभी गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है, बेसिक फैसिलिटीज़ लोगों तक पहुँच रही है। मैं चाहूँगा कि मैं उसमें अपना एक छोटा-सा कंट्रीब्यूशन जो है एक एज़ ए एडमिनिस्ट्रेटर मैं बिल्कुल देने की कोशिश करूँगा कि लोगों को बेसिक चीज़ जो हैं, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, वो रियल पर्सन तक पहुँचे। हाँ, आई वांट टू ऐड समथिंग अ, मेरे सक्सेस सबको दिख रही है कि मैं 24th रैंक मैंने अचीव किया है और फर्स्ट अटेम्प्ट में सीरियस अटेम्प्ट में अचीव अचीव किया है। बट इसके पीछे जो मेरी 6 साल की फेल्योर है, वो मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि वो फेल्योर मतलब लोगों को मोटिवेट भी कर सकती है, इसलिए मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। मैं क्यों फेल हुआ, ये भी बताना चाहूँगा कि लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो मैंने बताया आप लोगों को कि मेरा 9th क्लास से ड्रीम ड्रीम था कि मुझे सिविल सर्विसेज़ में ही जाना है। तो जब बीटेक करने के बाद मैंने पापा से अपने बात की, तो उनसे मैंने बोला था कि मुझे पापा भी मेरे चाहते थे कि सिविल सर्विसेज़ में ही जाना है आपको। तो आईआईटी दिल्ली के लिए मैंने ट्राई किया, नहीं मिला, आईआईटी रुड़की मिला मुझे एमटेक के लिए, बट मैंने ड्रॉप किया, फिर मैं एमएनआईटी इलाहाबाद में आया क्योंकि मुझे सिविल सर्विसेज़ ही करनी है। वहाँ पे जब मैंने जॉइन किया एमटेक और मेरे अंकल थे वहाँ पे सिविल सर्विसेज़ की प्रिपरेशन करते थे, तो उनके टच में भी आया। पर जब मैं क्लासेस अटेंड करता था तो वहाँ पे सारे बच्चे जो थे, स्टूडेंट थे मेरे साथ वाले, वो बोलते थे कि बीटेक कर लिया, हमें जॉब करनी चाहिए, फिर हम लोग बर्डन है अपनी फैमिली के ऊपर। तो धीरे-धीरे मेरा माइंड डाइवर्ट होने लगा। तो फिर मेरे फ्रेंड्स जो थे कॉलेज में, चूँकि मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, तो ऑब्वियसली लोग एक्सपेक्ट करते थे कि मैं अच्छी जॉब किसी अच्छी पीएसयू में जॉब करूँगा, पर मैंने जानबूझ के छोड़ा था क्योंकि मुझे मेरा ड्रीम कुछ और था। पर जब उनके फेसबुक पे या कहीं भी सोशल मीडिया पे पोस्ट देखता था कि माय अकाउंट क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट ऑफ सैलरी ये वो, तो मैं भी थोड़ा-सा होता था कि यार मैं टॉपर हूँ और मुझे ही जॉब नहीं है, बाकी मेरे फ्रेंड्स सब जॉब कर रहे हैं। तो धीरे-धीरे मैं डाइवर्ट होना स्टार्ट हुआ। तो डाइवर्ट होने पे फिर मैंने अपने पापा से बोला, पापा मैं जॉब के साथ ही सिविल सर्विसेज़ की प्रिपरेशन करूँगा, प्लीज़ मुझे अलाउ करिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, जो तुम्हारा डिसीज़न हो। तो मैंने एक पीएसयू जॉइन कर ली, एग्ज़ाम दिया। फिर वहाँ पे मुझे जब वर्किंग आवर्स पता चला तो 12 आवर्स पर डे, तो अब इतने में तो हो नहीं सकती थी सिविल सर्विसेज़ की प्रिपरेशन। तो मैंने ईज़ी वाला जो पाथ था उसे फॉलो करने की कोशिश की। तो मैंने सोचा कि चूँकि मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज़ की कोशिश करता हूँ।
तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा स्ट्रांग था, बट यहाँ से मैंने गलती की। जो मिस्टेक्स मैंने की वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगा कि चूँकि मुझे लगता था कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा बहुत अच्छा है, तो मैं एग्ज़ाम से 1.5 महीने पहले ही पढ़ता था। 1 डेढ़ महीने पहले जो मई-जून में इसके एग्ज़ाम हुआ करते थे, उससे पहले मैं पढ़ता था और जाके मैं इंटरव्यू कॉल भी आती थी, पर फाइनली सिलेक्ट नहीं होता था। इसका रीज़न यही था कि मैं उन बच्चों से कॉम्पीट कर रहा था जो पूरे साल पढ़ाई करते हैं और मैं उनको कॉम्पिटिशन 1.5 महीने में देना चाहता था, जो बिल्कुल ईज़ी नहीं है। तो ये मेरी पहली मिस्टेक थी कि आप अपना जब भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, तो उसमें प्रॉपर टाइम दें। डेली 3 आवर्स या 4 आवर्स ही पढ़ें, पर डेली पढ़ें। लास्ट के 1.5 महीने में आप 30 मार खान नहीं बन जाएँगे। दूसरी चीज़ जो मिस्टेक मैं करता था, इंजीनियरिंग सर्विसेज़ के साथ-साथ मैं सिविल सर्विसेज़ की भी प्रिपरेशन करता था, गेट की भी प्रिपरेशन करता था, दूसरी पीएसयूज़ की भी प्रिपरेशन करता था, किसी भी एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन करता था। तो ये था कि मेरा एक डायरेक्शन में प्रिपरेशन नहीं होती थी। कुछ दिन मैं सिविल सर्विसेज़ के लिए पढ़ता था, कुछ दिन इंजीनियरिंग सर्विसेज़ के लिए पढ़ता था, कुछ दिन गेट के लिए पढ़ता था। तो ये मेरे फेल्योर का सबसे बड़ा रीज़न होता था कि मैं वहाँ 6 साल रहा उस पीएसयू में, क्योंकि मेरा अप्रोच था एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं था। तो ये दूसरी मेरी मिस्टेक थी। आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग जब भी प्रिपरेशन करें, अपना गोल डिसाइड कर लें कि आपको किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है। अगर जो मेरी मिस्टेक थी, मैं अभी रियलाइज़ करता हूँ कि अगर मैंने उस टाइम पे मैंने केवल सिविल सर्विसेज़ दिया होता, तो मैं शायद ये जो सक्सेस मैंने अचीव की, ये 4-5 साल पहले ही कर लिया होता। तो ये दूसरी मिस्टेक थी। तो ये था कि आप लोग डेली पढ़िए, पहले पहले जो लेसन है मेरे लाइफ का, डेली पढ़िए, रेगुलर रहिए पढ़ाई में। दूसरा चीज़, अपना गोल फिक्स कर लीजिए कि आपको किस फील्ड में जाना है, मल्टी डायमेंशनल मत बनिए। और तीसरा चीज़ है, रेगुलर रहिए पढ़ाई से। जैसे मेरा क्या था, मैं वहाँ जॉब मिलने के बाद 2 साल तो मैं इधर-उधर ट्रैवलिंग ही करता रहा, घूमता रहा कि चलो सैलरी आ रही है तो एन्जॉय करते हैं लाइफ को। तो ये चीज़ें आपको डाइवर्ट करती हैं। कुछ दिन के लिए आप पेन होगा कि आपके फ्रेंड्स एन्जॉय कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं एक कमरे में और पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ दिन के लिए पेन होगा, पर वो जो उसके बाद जो आपको सक्सेस मिलेगी ना, वो आपको लाइफ टाइम एन्जॉयमेंट देगी। That's ठीक an है देवांशी। inspirational journey, I must say. शुरुआत किस तरीके से भी हुई, but ultimately you found your destiny, and we are very proud of that. थैंक यू। Final words for the student community preparing for this examination. ओके, मैं फ्यूचर एस्पिरेंट से यही कहना चाहूँगा कि लोग कुछ भी कहें कि सिविल सर्विसेज़ के लिए आपको 2 साल मिनिमम चाहिए, 1 साल मिनिमम चाहिए, 4 साल लगते हैं, बेसिक बनाने में ही टाइम निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने आप पे विश्वास रखिए और अपनी प्रिपरेशन को हमेशा अपने आप पे ट्रस्ट रखिए और अपनी प्रिपरेशन उन्हीं बुक से करिए जो आपको अच्छी लगती हैं और एक रेफरेंस बुक फॉलो करिए। बहुत ज़्यादा इधर-उधर डाइवर्ट मत होइए, किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करने की कोशिश मत करिए। उतनी चीज़ें पढ़िए जितना आपको रिटेन रहे, आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में लिख सकें, तो ये बेस्ट रहेगा। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि सपने हमेशा बड़े देखें। हमेशा किसी भी एग्ज़ाम में जैसे सिविल सर्विसेज़ हो या फिर यूपीपीसीएस हो, उसमें हमेशा टॉप 10 में, टॉप 5 में आने के लिए सोचें। तो आप उस लेवल की मेहनत भी करेंगे कि आपको टॉप 5 में आना है, टॉप 10 में आना है। तो हमेशा सपने बड़े देखिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आप मेहनत भी करेंगे और आप बिल्कुल सफल होंगे। तो इसलिए हमेशा सपने हमेशा बड़ा देखा करिए और रेगुलर रहिए पढ़ाई पे। बिल्कुल बड़े सपने देखिए और सपनों को साकार करने में लग जाइए। रास्ता कितना भी कठिन हो, बट मंजिल बहुत ही खूबसूरत। Thank you so much, Avinash, बिल्कुल। for sharing your journey with Study IQ. It was a pleasure to have you today. और हमें पूरा विश्वास है कि you थैंक are यू। going to be an extremely wonderful future administrator. Thank you so much. थैंक यू वेरी